नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तिवारी प्रेजेंटेशन। मैं हूं आपका होस्ट अतुल तिवारी। दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत और वेल डेवलप्ड सिटी दुबई, जो अपनी टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है, 15 अप्रैल को यहाँ ऐसी बारिश हुई जिसने पूरे 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और तो और बादल इतना बरसे जितने यहाँ 2 साल में बरसते हैं उतने सिर्फ 24 घंटे में ही बरस गए। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि दुबई में इतनी तेज और झमाझम बारिश हुई? दुबई, जो अपने ऑयल रिसोर्सेज के बेशुमार पैसों के लिए और अपने शानदार और खूबसूरत टूरिज्म के लिए जाने जाने वाला शहर है, यहाँ इतनी बारिश हुई कि सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। पूरा शहर पानी पानी हो गया, यहाँ तक कि एयरपोर्ट का परिचालन भी बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कारण था कि दुबई में इतनी बारिश हुई? तो दोस्तों, दुबई में बारिश हुई नहीं, बारिश करवाई गई यहाँ। जी हाँ, दुबई में आर्टिफिशियल रेन करवाया गया। इसी को हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसमें क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है और दुबई में भी यही किया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पहला ये, क्या होती है क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी, कैसे काम करता है ये, क्या है इसका इतिहास, और दूसरा प्रश्न है, आखिर दुबई और आसपास के जो एरिया हैं या और भी जो देश हैं जैसे ओमान हुए, जितने भी दुबई के आसपास के जो एरिया हैं, वहाँ पर क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए क्यों बारिश कराई जाती है? इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर तलाशेंगे आज के वीडियो में। बने रहेगा वीडियो में हमारे साथ। आइए तो उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं और पहला जानते हैं, आखिर दुबई में क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बारिश क्यों कराई जाती है। इसको समझने से पहले हम समझते हैं दुबई आखिर कहाँ बसा हुआ है। दोस्तों, दुबई बसा हुआ है एक डिजर्ट एरिया में। दुबई, जिसको यूएई के अंतर्गत लाया जाता है या यूएई के अंतर्गत आता है, ये कुल मिलाकर 7 एमिराट्स मिलकर यूएई देश का गठन करते हैं, जिनको हम यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। इसमें 7 एमिराट्स हैं। हर एमिराट्स का एक शेख होता है और एक राष्ट्रपति का ये निर्वाचन करते हैं, जो इंटरनेशनल स्तर पर यूएई का प्रतिनिधित्व करता है। ये 7 एमिराट्स हैं: दुबई, अबू धाबी, शारजाह, उल कुवैन, अजमान, फुजेराह और रस अल खैमा। ये 7 एमिराट्स मिलकर यूएई का निर्माण करते हैं। वीडियो में मैंने बताया कि ये एक डिजर्ट एरिया में आते हैं और डिजर्ट एरिया हम उसे कहते हैं जहां साल भर में औसतन 25 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है, अर्थात ये एक गर्म क्षेत्र है। यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है। लेकिन ये एरिया ऑयल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, जिसके कारण यहाँ बेशुमार पैसा है। इस पैसे के दम पर इन्होंने एक शानदार सिटी का निर्माण किया, दुबई का। आसपास के जो सिटी हैं वो भी बेहतरीन सिटी हैं इस एरिया के, लेकिन दुबई सबसे ज़्यादा वेल डेवलप और सबसे ज़्यादा खूबसूरत सिटी है। एक खूबसूरत सिटी का निर्माण हुआ जिससे यहाँ टूरिस्ट आए और टूरिज्म से पैसा भी यहाँ आने लगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पैसा 2 क्षेत्रों से आता है, एक ऑयल रिसोर्सेज, दूसरा है टूरिज्म। अब यहाँ पर पड़ती है गर्मी, तो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए ये अपने घरों में बड़े बड़े एसी लगा रखे हैं, तो घरों का तापमान तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन यहाँ का जो बाहरी वातावरण है वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता। इसी को कंट्रोल करने के लिए एक क्लाउड सीडिंग जैसे महंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं, एक आर्टिफिशियल बरसात, जिससे तापमान कंट्रोल में रह सके और मौसम सुहावना रह सके। दुबई, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, 15 अप्रैल को यहाँ क्लाउड सीडिंग के जरिए ऐसे एक आर्टिफिशियल रेन करवाया गया। लेकिन इस बार बादल कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए
और कुछ ज़्यादा ही बरस गए, जिससे पूरा शहर पानी पानी हो गया। तो आइए अब समझते हैं क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को। आखिर ये कैसे काम करता है, क्या है इसका इतिहास। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को समझने से पहले या आर्टिफिशियल रेन को समझने से पहले हमें नेचुरल रेन को समझना होगा, अर्थात एक प्राकृतिक बरसात कैसे होती है इसको हमें समझना होगा। दोस्तों, प्राकृतिक बरसात को समझने से पहले हमें 3 स्टेट ऑफ मैटर को समझना होगा, अर्थात पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पानी के केस में यदि हम देखें तो पानी भी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर। आपस में इनका हम परिवर्तन यदि देखें तो वाटर यदि आइस में जमता है उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, और आइस दोबारा वाटर में चेंज होता है इसको हम मेल्टिंग कहते हैं। इसी प्रकार से वाटर गैस में यदि बदलता है, चेंज होता है, तो उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं, जिससे वाटर वेपर बनता है। उसी प्रकार से वाटर वेपर वापस पानी में यदि चेंज होता है, वाटर में चेंज होता है, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो बारिश जो है दोस्तों मूल कंडेंसेशन की एक प्रोसेस है। इसका विस्तार से वीडियो में मैं आगे बताऊंगा आपको। तो बारिश एक कंडेंसेशन की प्रोसेस है। अब होता क्या है ये हम देखें। गर्मी के दिनों में या गर्म मौसम में पृथ्वी पर स्थित जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे समुद्र हुआ, तालाब, झील, नदी, यहाँ का पानी गर्म होता है। गर्म होने से पानी ऊपर की ओर उड़ता है। हम जानते हैं कोई भी गर्म चीज़ या गर्म गैस ऊपर की ओर उड़ती है। अब जैसे जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर की ओर उड़ती जाती है वाटर वेपर, तो हम जानते हैं वायुमंडल का तापमान, ऊपरी तापमान ठंडा होता है, तो ये वाटर वेपर भी ठंडा होने लगता है और छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। अब जब वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अब जुड़ते क्यों हैं ये? क्योंकि पानी के अणुओं में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, जिसको हम अंतर आणविक बल कहते हैं। एक दूसरे से चिपकने या एक दूसरे से मिलने की इनमें क्षमता होती है। यही कारण है कि जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो अपनी जड़ों से पानी को अवशोषित करके काफ़ी ऊंचाई तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। इसके लिए एक विशेष वीडियो बनता है जिसका जिक्र फिर कभी करूँगा मैं। अभी इतना समझ लीजिए कि पानी के अणुओं में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। तो उसी के कारण ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एक दूसरे से चिपकते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं और एक बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण करते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें आते हैं और एक बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण करते हैं। इसी तरह करते करते एक सघन क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्लाउड कहते हैं। अब एक क्लाउड क्या है? ये जिधर लो प्रेशर होता है उधर ये मूवमेंट करने लगते हैं, उधर ये चलने लगते हैं लो प्रेशर की ओर, इनमें गति आ जाता है। कुछ क्लाउड्स ऐसे होते हैं जो ऊपर की ओर और उड़ते चले जाते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर, तो ये और अधिक ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं और एक दूसरे से मिलते चले जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि क्लाउड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक वाटर वेपर वाले क्लाउड्स और एक आइस क्रिस्टल वाले क्लाउड्स। तो जो आइस क्रिस्टल वाले जो क्लाउड्स हैं ये ऊपर की ओर उड़ते जाते हैं और आइस क्रिस्टल्स का निर्माण करते जाते हैं और इतना निर्माण कर लेते हैं कि भारी हो जाते हैं। भारी होने के कारण ये नीचे की ओर गिरने लगते हैं। यही हमें ओले के रूप में दिखाई देते हैं। यदि टेम्परेचर अधिक है तो छोटी छोटी बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं, और यदि धरातलीय तापमान, पृथ्वी का जो धरातलीय तापमान है वो यदि कम है तो स्नोफॉल के रूप में हमें दिखाई देता है ये। अब बात करें क्लाउड वाले, वो वाटर ड्रॉपलेट्स वाले क्लाउड की बात करें तो वाटर ड्रॉपलेट्स वाले जो क्लाउड्स होते हैं ये इनमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने के कारण ये वायुमंडल में जो उपस्थित डस्ट पार्टिकल होते हैं या ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं या पहाड़ होते हैं वहाँ से टकराते हैं। टकराने से कंडेंसेशन होता है और हमें बारिश देखने को मिलता है। ये तो हुई दोस्तों प्राकृतिक बारिश कैसे होती है इसकी जानकारी। अब समझते हैं क्लाउड सीडिंग को।
क्लाउड सीडिंग की जो खोज एक संयोगवश खोज है। हम जानते हैं विज्ञान में बहुत से आविष्कार ऐसे हुए हैं जो संयोग से हुए, जैसे पेंसिलिन की खोज हो, एक्सरे की खोज हो, सैकरीन की खोज हो या फिर टायर की खोज हो। ऐसे बहुत से आविष्कार और हैं जो संयोग से हुए। उन्हीं में से एक आविष्कार है क्लाउड सीडिंग। बात है 1943 की। एक अमेरिकी केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विंसेंट शेफर एयरक्राफ्ट आइसिंग और प्रेसिपिटेशन पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अपने एक्सपेरिमेंट में वो एक आइस बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बार बार अपना मुंह बॉक्स के अंदर ले जा रहे थे, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो सांस इनका बाहर आ रहा था, जो वायु बाहर आ रहा था, वो आइस से क्रिया करके ठंडी हो रही थी और ठंडी होकर जो ग्लास बॉक्स है उसके वॉल से टकराकर छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो रहा था, यानी कंडेंसेशन की एक छोटी सी प्रोसेस हो रही थी वहाँ पर। ऐसा बार बार होता है तो इनका ध्यान उस ओर जाता है। अपना एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप और लेकर जाते हैं और ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो -78 डिग्री टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। इनको और अधिक अच्छा परिणाम दिखाई देता है। ये सोचते हैं इसका उपयोग तो बादलों को ठंडा करने में किया जा सकता है, जिससे स्नोफॉल या बारिश कराई जा सकती है। ऐसा करने के लिए वो 13 नवंबर 1946 को न्यूयॉर्क के ऊपर उड़ान भरते हैं अपने प्लेन से 2.5 किलो ड्राई आइस लेकर और ग्रे लोक माउंटेन के ऊपर क्रस्ड ड्राई आइस को छोड़ देते हैं बादलों के ऊपर। इनको जो परिणाम मिलता है वो वाकई आश्चर्यजनक परिणाम मिलता है। इनको तुरंत ही स्नोफॉल और रेनफॉल देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ से एंट्री होती है क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की और इसका श्रेय दिया जाता है डॉक्टर विंसेंट शेफर को। एक और साइंटिस्ट थे जो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रहे थे, प्रॉपर क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहे थे, डॉक्टर बर्नार्ड वनेगुट। ये भी एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे। एक ऐसे मटेरियल की तलाश में थे जो बादलों में कंडेंसेशन के प्रोसेस को तेज कर दे, स्पीड अप कर दे उसको। फाइनली ये सिल्वर आयोडाइड को ढूंढ निकालते हैं। सिल्वर आयोडाइड जिसका प्रकृति होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, वाटर एब्जॉर्बिंग की इसमें क्षमता होती है, जिससे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इसकी ओर आकर्षित भी होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कंडेंसेशन की प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों, कंडेंसेशन की प्रोसेस होने के लिए एक नॉन गैसेस सरफेस की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ऐसी सतह जो ठोस हो। जो डॉक्टर विंसेंट शेफर के एक्सपेरिमेंट में हुआ, जो ग्लास था, जो ग्लास का दीवार था, एक सॉलिड सरफेस उपलब्ध करा रहा था वहाँ पर वाटर वेपर को या वाटर ड्रॉपलेट्स को, जिससे वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें उस ग्लास वॉल में दिखाई दे रही थी। तो जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो एक सॉलिड सरफेस का कार्य करता है, वो जिससे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उससे वो टकराते हैं और जिससे बारिश देखने को हमको मिलता है। तो जो सिल्वर आयोडाइड जैसे जो मटेरियल हैं इनको क्लाउड सीड्स कहा जाता है और इस टेक्निक को क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो वास्तविक में जो वायुमंडल है जहाँ पर प्राकृतिक बारिश होती है हमारी, वहाँ पर भी यही प्रोसेस सेम होती है। जो डस्ट पार्टिकल है वो एक सॉलिड सरफेस मुहैया कराता है किसको, वाटर ड्रॉपलेट्स को, जिससे हमको बारिश देखने को मिलता है, एक प्राकृतिक बारिश। लेकिन आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग में हम क्या करते हैं, जो क्लाउड सीड्स होते हैं सिल्वर आयोडाइड, इसको हम बादलों के ऊपर जाकर छिड़काव कर देते हैं। जैसा डॉक्टर विंसेंट शेफर ने ड्राई आइस को छोड़ दिया था या छिड़काव कर दिया था बादलों के ऊपर, वैसे ही इसको भी छिड़काव किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का बादलों के ऊपर। तो डॉक्टर वनेगुट ने भी ऐसा ही किया, जो काम डॉक्टर विंसेंट शेफर ने किया था, वो भी बादलों के ऊपर उड़ान भरे और सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर दिए प्लेन से उड़कर। और इनको जो रिजल्ट मिला वो डॉक्टर विंसेंट शेफर के रिजल्ट से कहीं अधिक सक्सेसफुल रिजल्ट इनको मिला। जब इस टेक्नोलॉजी का पता लोगों को चला तो
इसका प्रयोग भी किया जाने लगा। जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा 1946 से इसका प्रयोग किया जा रहा है। 1955 में थाईलैंड ने इसका इस्तेमाल ड्राउट्स को काउंटर करने के लिए किया अपने यहाँ, और एक सक्सेसफुल रहा एक कार्यक्रम जो वहाँ थाईलैंड रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 1955 में, जो आज तक चल रहा है। 1990 में दुबई में इसका प्रयोग हुआ, वहाँ टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। भारत में इसका प्रयोग 1983, 1984, 87 और 1993-94 तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और 2003-04 में महाराष्ट्र में इसका प्रयोग हुआ। तो भारत में भी इसका प्रयोग हो चुका है। अब बात करें इसके प्लस या माइनस की, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान। तो नुकसान की बात यदि करें सबसे पहले अपन, तो अभी नुकसान तो हमें हाल ही में देखने को मिला दुबई में, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई। ये इसका नुकसान है जो बहुत दिन बाद उभर कर सामने आया, वरना इसका नुकसान अभी तक पता नहीं चला था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, और इसका इस्तेमाल कई प्रकार से भी किया गया है पहले, अब भी किया जा रहा है इसका इस्तेमाल। इसका एकमात्र जो सबसे बड़ा नुकसान आया, वो नुकसान जानबूझकर किया गया था 1970 में, जब वियतनाम वार चल रहा था। तो इसका इस्तेमाल यूएस आर्मी द्वारा किया गया। वियतनाम आर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां जानबूझकर रेनफॉल कराया गया, ताकि जो नॉर्थ वियतनाम के जो सैनिक हैं वो कीचड़ में फंस जाएं। तो इसका एकमात्र उदाहरण है जिसका एक गलत इस्तेमाल हुआ इस टेक्नोलॉजी का। इसके फ़ायदा यदि हम देखें तो थाईलैंड में इसका फ़ायदा अभी भी उठाया जा रहा है। आज के डेट में इसका फ़ायदा दुबई और जितने भी दुबई के आसपास के जो देश हैं, जो गर्म क्षेत्र वाले देश हैं, वो अपने यहाँ तापमान को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं अभी भी। इसका इस्तेमाल सेल्फ उपयोग के लिए भी किया गया कई बार। जैसे 2008 में बीजिंग ओलंपिक में बारिश का खतरा था, तो चाइना द्वारा एक इसके लिए कार्यक्रम ही चलाया गया, ताकि समय से पहले बारिश हो गई और जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन मौसम साफ़ हो गया। यानी इसका इस्तेमाल हम मौसम को साफ़ करने के लिए भी कर सकते हैं, यानी समय से पहले बारिश कराकर हम कार्यक्रम के दिन मौसम को क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, जिससे कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न न हो। ऐसा ही 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। उस दिन मौसम को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। समय के साथ टेक्नोलॉजी में इसमें सुधार होता गया। पहले विमान से या जहाज़ से उड़कर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता था, धीरे धीरे इसको रॉकेट से शूटअप किया जाने लगा। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बुल्गारिया में देखने को मिला, जहाँ पर इसको ओले को काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, जिससे जो ओले हैं वो बारिश के रूप में बरसने लगे और उनकी साइज छोटी भी हो गई, जिससे खेतों को जो ओले से नुकसान होता है उससे इसको बचाया गया वहाँ बुल्गारिया पर। इसका इस्तेमाल आज भी वहाँ पर किया जाता है, क्योंकि बुल्गारिया में बहुत ज़्यादा ओले पड़ते हैं। समय के साथ इस टेक्नोलॉजी में और भी सुधार हुआ। आज की स्थिति में दुबई जैसे जगहों पर क्लाउड जेपिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये भी एक प्रकार का क्लाउड सीडिंग ही है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल होता है। इसमें क्लाउड सीड्स सिल्वर आयोडाइड होता है और साथ में बादलों को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है ड्रोन के जरिए। इसको हम क्लाउड जेपिंग कहते हैं। इसका खर्च यदि देखें तो भारत में रुपए में इसका खर्च देखें तो खर्च है 1 लाख रुपया प्रति वर्ग किलोमीटर इसका खर्च आता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सूखे को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जैसे थाईलैंड में चल रहा है अभी भी। भारत में तमिलनाडु में किया गया था इसका इस्तेमाल सूखे को काउंटर करने के लिए। चाइना में 2009 में जब बीजिंग में आया सूखे की स्थिति, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने भी आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया था, क्लाउड सीडिंग कराई थी, जिससे वहाँ पे बरसात और स्नोफॉल हुआ था। तो ये रहा दोस्तों क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी और इसके फ़ायदे और उसके नुकसान। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।